चैप्टर नंबर 6 है जनाब आपके पास। अरे भाई अभी तो दूसरा नहीं खत्म हुआ। शेयर कैपिटल, प्रॉस्पेक्टस, ऐसे ही है ना? कहाँ तक हमने इसको पढ़ लिया था बेटा? अप्रूवल एंड सर्कुलेशन ये भी हमने डिस्कस कर लिया था। पब्लिकेशन इन न्यूज़पेपर, अवेलेबिलिटी ऑफ कॉपीज, अपलोड ऑन वेबसाइट, ये भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। रिस्ट्रिक्शन गालबन मेरा ख्याल है, ऐसे ही है ना? यहाँ से हमने ठीक है, रिस्ट्रिक्शंस बेटा हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए बेटा, हम लोगों ने पिछली क्लासेस के अंदर ये डिस्कस किया हुआ था कि प्रोस्पेक्टस एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है कि जहाँ पे डिफरेंट ऑफर्स करवाए जाते हैं। अगर डिफरेंट ऑफर्स को एक ही प्रोस्पेक्टस में इशू कर दिया जाए तो वो हमारे पास शेल्फ प्रोस्पेक्टस बन जाता है। और प्रोस्पेक्टस के अंदर कंपनी की इंफॉर्मेशन तमाम किस्म की, इवन के एक सब्सक्रिप्शन फॉर्म भी गिवन होता है कि जिससे लोग शेयर्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और इसके लिए क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। उन्हीं के चलते हम लोग अभी डिस्कस करने जा रहे हैं रिस्ट्रिक्शन क्या है जनाब हमारे पास, कि किस चीज़ की रिस्ट्रिक्शन है कि आप जब प्रोस्पेक्टस इशू करते हैं तो कौन सी रिस्ट्रिक्शन ऐसी है जो कि आपको प्रोस्पेक्टस इशू करने से रोक सकती है। तो जनाब यहाँ पे वो बात कर रहे हैं, नो पर्सन शैल इशू, सर्कुलेट, पब्लिश, टेलीकास्ट और ब्रॉडकास्ट without the prior written approval of the commission an advertisement other than a prospectus announcing a public offer of securities for which a prospectus is required unless a prospectus has been published and the advertisement given an address in Pakistan from which it can be obtained। ले भाई साहब, यहाँ पे भाई आपको ये बताना चाहते हैं कि जनाब अगर आपका प्रोस्पेक्टस, अगर तो जिसमें आपने कोई पब्लिक ऑफर करवाई है सब्सक्रिप्शन की कि जनाब शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके बगैर आप किसी भी किस्म का प्रोस्पेक्टस इशू करना चाहते हैं तो आप उस प्रोस्पेक्टस को सबसे पहले अप्रूव करवाएंगे। लाजमी है कि कमीशन से आप अप्रूव करवाएं। ठीक है, देखिए, नो पर्सन शैल इशू, सर्कुलेट, पब्लिश, टेलीकास्ट और ब्रॉडकास्ट किस चीज को, किस चीज से पहले, विदाउट द प्रायर रिटन अप्रूवल ऑफ द कमीशन। किस चीज के लिए? एन एडवर्टीजमेंट। किस चीज के एडवर्टीजमेंट? अनाउंसिंग अ पब्लिक ऑफर ऑफ सिक्योरिटीज। लेकिन किसके अलावा? अदर देन अ प्रोस्पेक्टस, के प्रोस्पेक्टस के अलावा आप किसी भी किस्म का कोई पब्लिक इंफॉर्मेशन, पब्लिक ऑफर करवाना चाहते हैं तो जनाब आप वो पब्लिक ऑफर करवाने के लिए आपको कमीशन से इजाजत लेनी पड़ेगी। ठीक है, सिक्योरिटीज फॉर विच अ प्रोस्पेक्टस इज रिक्वायर्ड अनलेस अ प्रोस्पेक्टस हैज बीन पब्लिश्ड एंड द एडवर्टाइजमेंट गिव्स एन एड्रेस इन पाकिस्तान फ्रॉम विच इट कैन बी ऑब्टेन्ड। कहते जनाब अगर तो पब्लिक ऑफर करनी है तो प्रोस्पेक्टस के अलावा कोई भी बंदा उस पब्लिक ऑफर को नहीं कर सकता। ठीक है, और वो पब्लिक ऑफर अगर करेगा अदर देन पब्लिक ऑफर, अगर वो कोई तरह की इंफॉर्मेशन कोई पब्लिक ऑफर करना चाहता है कि जहां पे प्रोस्पेक्टस को इशू ना करे तो उसको, उसके लिए क्या चाहिए होगा? कमीशन से रिटर्न में अप्रूवल चाहिए होगा। और उस अप्रूवल के अंदर उसने तमाम लवाजमात जो प्रोस्पेक्टस के होते हैं वो फुलफिल करेगा। ठीक है, और वहां पे वो बताएगा भी कि जनाब ये जो फॉर्म वगैरह है, ये जो ऑफर है वो पाकिस्तान के कौन से हिस्से से ऑब्टेन की जा सकती है। मिसाल के तौर पर एक कंपनी ने कहा कि जनाब हम अपने शेयर जो हैं वो बेचना चाहते हैं और जिस बंदे ने शेयर परचेज करने हैं वो नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान से वो शेयर परचेज कर ले, और इसके लिए हम किसी किस्म का जो है वो प्रोस्पेक्टस इशू नहीं कर रहे, हम जस्ट एक पब्लिक ऑफर कर रहे हैं कि जनाब हमारे शेयर इतने के परचेज कर सकते हैं। अब यहाँ पे इस ऑफर को करने के लिए पहले उनको अप्रूवल चाहिए होगी, किससे? कमीशन से। ऐसे तरीके से
उसके बाद वो ये पब्लिक ऑफर कर सकते हैं, क्योंकि भाई साहब प्रोस्पेक्टस इशू नहीं कर रहे। याद कीजिए हमने कहा था प्रोस्पेक्टस अगर लिस्टेड कंपनी है तो उसके लिए आपको कमीशन की अप्रूवल चाहिए होगी, लेकिन अगर लिस्टेड कंपनी नहीं है तो प्रोस्पेक्टस आप इशू कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे कहते हैं जी आपको हर हाल में अगर प्रोस्पेक्टस आपने इशू नहीं किया तो हर हाल में आपको उस पब्लिक ऑफर को इशू पब्लिक या फिर किसी भी किस्म का टेलीकास्ट या ब्रॉडकास्ट करने के लिए आपको कमीशन से इजाजत लेनी पड़ेगी। क्लियर? इसके बाद देखिए जनाब टर्म नॉट टू बी वैलिड। ले भाई साहब तो जनाब गल तो नहीं मुकरना तुझे कड़ी गल तो देखिए जी the issuer or offerer as the case may be shall not at any time vary the terms of the clauses stipulated in its prospectus except subject to the approval of the commission। जनाब भाई साहब जो आपने प्रोस्पेक्टस में चीजें दे दी उन प्रोस्पेक्टस में जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी होंगी वो मान जाएंगी, आप उनको चेंज नहीं कर सकते। अगर चेंज करना जरूरी है या चेंज करना है तो पहले आपको कमीशन से एसएससी से आपको इजाजत लेनी पड़ेगी। अगर उन्होंने रिटर्न में आपको अप्रूवल दे दिया तो फिर आप उसको चेंज कर सकते हैं, अदरवाइज उसको चेंज नहीं कर सकते। क्लियर? इसी किस्म का मसला सारा ऑल ओके। इसके बाद देखिए बेटा आगे एक बड़ा छोटा सा क्वेश्चन है जी, बड़ा मजे का है, सोल्यूशन तो उसका काफी बड़ा है। ये वही क्वेश्चन है लेकिन आप कौन कौन से प्रोस्पेक्टस से आपका पीछे वाला सारा क्लियर हो जाएगा। देखिए द डायरेक्टर ऑफ सोलर लिमिटेड वांट्स टू अरेंज फाइनेंसेस फॉर देयर फैक्ट्री एक्सपेंशन प्रोजेक्ट एंड हैव डिसाइडेड टू इशू 10 लाख ऑर्डिनरी शेयर्स टू जनरल पब्लिक। द डायरेक्टर वांट्स द पब्लिक सब्सक्रिप्शन ऑन कमेंसमेंट नोट लेटर देन 7 अक्टूबर 2018। यह क्या आपका क्वेश्चन है भाई। Mubin, who is the company secretary, has proposed the following schedule for the purpose। उन्होंने क्या कहा जनाब 7 अक्टूबर 2018 मैक्सिमम लास्ट डेट है जब हमने प्रोस्पेक्टस इशू करना है, हमने सब्सक्रिप्शन जो है वो स्टार्ट करनी है। किस डेट पर स्टार्ट करनी है सब्सक्रिप्शन? 7 अक्टूबर को। ठीक है। अब अच्छा जनाब इसके बारे में जी उसने कहा जी स्केड्यूल इस तरह से होगा, किस तरह से 12 सितंबर को हमने प्रोस्पेक्टस की इशू रजिस्ट्रार को जमा करवानी है अप्रूवल के लिए, लिस्टेड कंपनी है ना। फिर फॉर ईज ऑफ एक्सेस द कॉपीज ऑफ प्रोस्पेक्टस शैल बी अवेलेबल फॉर मेंबर्स इंस्पेक्शन एट एसएल's मेन शोरूम। द प्रोस्पेक्टस शैल रिमेन ओपन फॉर इंस्पेक्शन ऑफ फ्रॉम 28 सितंबर टिल 4 अक्टूबर 28 सितंबर से लेकर 4 अक्टूबर तक एट अ फी ऑफ ₹50। और फिर कहते हैं जी प्रोस्पेक्टस वुड बी पब्लिश्ड इन अ प्रॉपर पॉपुलर फोर्टनाइटली उर्दू मैगजीन ऑन 30 सितंबर 2018। पब्लिक सब्सक्रिप्शन वुड कमेंस ऑन 5 अक्टूबर 2018। ये जनाब भाई साहब ने स्केड्यूल दे दिया। अब आपने बताना ये है कि क्या ये प्रपोजल बिल्कुल ठीक है। उसने कहा जी 7 से मैंने पीछे नहीं जाना, मैं कहा ठीक है 7 अक्टूबर से पहले पहले सारा कुछ होगा। हमने पढ़ा था कि आपने सबमिट करवाना है कब से लेकर कब तक? 7 से 30 दिन के दरमियान। नहीं वो न्यूज़पेपर में हम लोग दिया करते थे सब्सक्रिप्शन के लिए। अप्रूवल के लिए आपने कब करवाना है जी? 21 दिन पहले। ये हालात है, कह रहे थे सर लॉ बड़ा आसान है सर चैप्टर 4 टाइप कर रहे थे ना, ये तो पता ही नहीं है। ये तो ये वही है ना चैप्टर। तो कितनी देर पहले जनाब हमने देना होता है? 12-21 दिन थे ऐसे कुछ। अच्छा 12-21 दिन वाला बात नहीं था मेरे। ये बोला है सब कुछ 4 दिन आगे पहले। देखिए जी प्रोस्पेक्टस इज टू बी रिक्वायर्ड बाय कमीशन एंड नोट बाय द रजिस्ट्रार। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये गलती है, ठीक है। उसके बाद अ कॉपी ऑफ प्रोस्पेक्टस शैल बी सबमिटेड टू द कमीशन फॉर अप्रूवल नॉट लेस देन 21 डेज बिफोर द प्रपोज्ड डेट। ठीक है, सही कह रहा था भाई कि आपने कॉपी जमा करवानी है कम से कम 21 दिन पहले। ठीक है। अब 21 दिन का क्या मतलब है? अगर आपने कॉपी जमा करवाते हैं किस तारीख को? 12 तारीख को, तो 12 में जमा 21 कर दें तो कितना बनेगा? जमा कर अगली तारीख को 12 में अगर हम लोग 21 जमा कर देते हैं तो कितना बनेगा? ये कम अक्टूबर बन जाएगा ना आपके पास, 1 या 2 अक्टूबर आपके पास आएगा, तो फिर आपके पास पीछे टाइम भी बचेगा मैगजीन में देने के लिए। तो इसलिए
आपको चाहिए, अगर तो आपने तकरीबन कोई 7 या 8 अक्टूबर को अगर आपने दिया तो कम से कम 21 दिन से ज़्यादा का टाइम आप रखें। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जी, अ कॉपी ऑफ प्रोस्पेक्टस शैल बी सबमिटेड टू द कमीशन फॉर अप्रूवल नॉट लेस देन 21 डेज बिफोर द प्रपोजल ऑफ सब्सक्रिप्शन। देयरफॉर अ कॉपी शैल बी सबमिटेड टू द कमीशन और ऑन बिफोर 9 सितंबर 2018 और 8 सितंबर 2018 और 7 सितंबर बट नॉट आफ्टरवर्ड। 9 तारीख के बाद नहीं, 9 तारीख से पहले पहले आपने जमा करवाना, ताकि 21 दिन वो वाले गुजरे। उसके बाद आपने न्यूज़पेपर में 7 से 30 दिन के लिए आपने न्यूज़पेपर में देना होता है। आपके पास 21 जमा 7 सब्सक्रिप्शन स्टार्ट होने से 30 दिन पहले कम से कम आपने क्या करना है जी, आपने सबमिट करवाना है अपने प्रोस्पेक्टस को, उसकी कॉपी को। देखिए रूल क्या था, हमने कहा था कि अगर कोई लिस्टेड कंपनी है तो वो कम से कम 21 दिन पहले क्या करे, अप्रूवल करवाए। उसके बाद 7 से 30 दिनों के दरमियान तक ये न्यूज़पेपर में इश्तिहार दे सब्सक्रिप्शन स्टार्ट होने से। ठीक है जी, उसके बाद ये सब्सक्रिप्शन आपकी स्टार्ट होगी। अब मैं मिनिमम टाइम रखना चाहता हूँ, मैंने कहा जी मैंने 7 से पहले पहले अपनी सब्सक्रिप्शन करवानी है, स्टार्ट करवानी है। हमने कहा जी ओके, हमारे पास टाइम लिमिट कितनी है कि 7 की। अब 7 से हम पीछे आ जाए, 7 से कम 7 दिन पहले मुझे न्यूज़पेपर में देना पड़ेगा, यानी कि तकरीबन कम से कम मुझे 30 सितंबर या फिर 1 अक्टूबर को मुझे न्यूज़पेपर में देना पड़ेगा कम से कम। ठीक है, अब 30 सितंबर या 1 अक्टूबर को मुझे देना है तो 30 सितंबर से जरा पीछे आ जाइए 21 दिन पहले। न्यूज़पेपर के लिए न्यूज़पेपर मैंने कब देना है, मैक्सिमम 1 अक्टूबर तक, इससे नीचे नहीं मैं जा सकता। ठीक है, 30 सितंबर कह रही है, 1 अक्टूबर में नहीं, 30 सितंबर तक मुझे न्यूज़पेपर में उसका इश्तिहार पब्लिश करना ही करना है प्रोस्पेक्टस का, कि 7 दिन बाद इनके 7 अक्टूबर को स्टार्ट होने लगा। अब अगर 30 सितंबर को मैं न्यूज़पेपर में दे रहा हूँ इश्तिहार, तो उससे पहले तकरीबन 21 दिन पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, उसकी कॉपी सबमिट करवानी है किसको, कमीशन को। ठीक है जी, मुझे अब उसकी कॉपी अप्रूवल के लिए जमा करवानी है 21 दिन पहले, तो 30 सितंबर से 21 दिन पहले आ जाए 9 तारीख, कम से कम मुझे 9 तारीख को, यानी कि सॉरी ज्यादा से ज्यादा 9 तारीख को मुझे क्या करना है, मुझे वो कॉपी सबमिट करवानी है। 9 से लेट हुआ तो काम खराब है, समझ रहे बात को। तो ये जनाब उसने कहा कि आपने कमीशन को कॉपी जमा करवानी है अप्रूवल के लिए किस तारीख को, तकरीबन कोई 9 तारीख या उससे पहले किसी तारीख को, 9 के बाद नहीं। और जो आपने अखबार में इश्तिहार देना, अगर आप 9 तारीख को करवाते हैं तो इश्तिहार आप अखबार में देंगे तकरीबन कोई 30 सितंबर को जाके। ठीक है, जो कि उसमें हमें ऊपर उसने कहा था कि 30 सितंबर को इश्तिहार देंगे, ऐसा ही है। ठीक है जी, देखिए 30 सितंबर ओके। और डेली न्यूज़पेपर ये फोर्टनाइटली या हमें डेली न्यूज़पेपर में देना है। एनीवेज देखते हैं आप इसका आंसर क्या जी। कहते हैं जी, कॉपी ऑफ प्रोस्पेक्टस शैल बी सबमिटेड टू द कमीशन फॉर अप्रूवल नॉट लेस देन 21 डेज बिफोर प्रपोज्ड डेट ऑफ इट्स पब्लिकेशन। देयरफॉर अ कॉपी शैल बी सबमिटेड टू द कमीशन और ऑन बिफोर 9 सितंबर। द प्रोस्पेक्टस शैल पब्लिश एट लीस्ट 1 उर्दू एंड 1 इंग्लिश डेली न्यूज़पेपर एंड नॉट इन उर्दू फोर्टनाइटली मैगजीन। ठीक है जी, 15 दिन बाद जो मैगजीन आता है उसमें नहीं, डेली न्यूज़पेपर में आपने देना है, कम से कम 1 उर्दू और 1 इंग्लिश में। द डेट ऑफ न्यूज़पेपर पब्लिकेशन of the prospectus shall not be less than 7 days before the commencement of the public subscription। ठीक है जी, मतलब कि आपने जो डेट जो आपने न्यूज़पेपर में डेट देनी है वो आपके पास कम से कम कोई पब्लिक सब्सक्रिप्शन से 7 दिन पहले होना चाहिए। Therefore public subscription shall not commence any time before 7th October, यानी कि 6-5 को हम नहीं कर सकते, 7 तारीख या उसके बाद हम लोग इसकी पब्लिकेशन कर सकते हैं अगर 30 तारीख को हम अखबार में इश्तिहार देते हैं तो। ठीक है, उसके बाद लास्टली सफिशिएंट नंबर ऑफ कॉपीज ऑफ द प्रोस्पेक्टस शैल बी मेड अवेलेबल फॉर इंस्पेक्शन फॉर जनरल पब्लिक फ्री ऑफ कॉस्ट फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स पब्लिकेशन इन एक्सप्लेनेशन 30 सितंबर 2018 या उससे पहले जब आप करवाना चाहें, टिल द क्लोजिंग डेट ऑफ सब्सक्रिप्शन जो कि 7 अक्टूबर है। ओके, और वो इसके रजिस्टर्ड ऑफिस में होना चाहिए, उसके शोरूम में नहीं होना चाहिए। यह आपका पिछला पूरा कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहे हैं इस क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, इसके बाद जी फर्दर द कॉपीज शैल आल्सो बी मेड अवेलेबल विद ऑल सिक्योरिटी एक्सचेंज ऑफ कंट्री विद ऑल बैंकर्स टू द इशू द कंसर्न्ड शेयर रजिस्ट्रार द कंसर्न्ड बैलेटर एंड कंसर्न्ड क्रेडिट रेटिंग एजेंसी इफ एनी एंड शुड बी अपलोडेड ऑन एसएल's वेबसाइट। ये जनाब आपके पूरे जो अपने कॉन्सेप्ट पढ़े हैं अभी तक उनको ये डिस्कस करें।
समझ आएगी बात की? होता क्या है, रूल अपने माइंड में रख लीजिए, इसमें से क्वेश्चन आया करते हैं। रूल क्या है, जैसे ही आपने एक इश्तिहार देना है, पब्लिक आपने सब्सक्रिप्शन करवानी है, प्रोस्पेक्टस आपने इशू करना है, तो आप प्रोस्पेक्टस की पब्लिकेशन से, न्यूज़पेपर में आपने उसको पब्लिकेशन करनी है, उसकी पब्लिकेशन से कम 21 दिन पहले आपने उसकी कॉपी कमीशन को जमा करवानी है अप्रूवल के लिए। जमा करवाने के बाद उसके बाद 21 दिन बाद आप क्या करोगे, आप न्यूज़पेपर में इश्तिहार दोगे, और न्यूज़पेपर के इश्तिहार देने के कम से कम 7 दिन बाद आप सब्सक्रिप्शन स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब अगर आपको 7 अक्टूबर को करनी है तो आप उस हिसाब से देख लीजिए कि आपको कितना टाइम चाहिए। 7 दिन चाहिए न्यूज़पेपर में इश्तिहार देने के बाद, और 21 दिन चाहिए आपको न्यूज़पेपर में इश्तिहार देने से पहले अप्रूवल के लिए। तो आपको कलेक्टिवली 30 दिन पहले चाहिए। अगर आपने 7 अक्टूबर को करना है जमा, तो कम से कम आपको 9 अक्टूबर को जो है वो इश्तिहार इसका देना पड़ेगा। 9 अक्टूबर से पहले करना है, अप्रूवल के लिए कॉपी जमा करवानी पड़ेगी। गॉट इट? बड़ा जनाब हैवी किस्म का क्वेश्चन था, खैर कोई बात नहीं। इसके बाद जनाब एक्सपर्ट्स ओपिनियन जी। एक्सपर्ट्स ओपिनियन का मतलब है कि जनाब जब आपने प्रोस्पेक्टस इशू करना है, जब आपने कोई सब्सक्रिप्शन फॉर्म वगैरह इशू करने हैं, तो आपने उस प्रोस्पेक्टस में एक एक्सपर्ट का ओपिनियन भी रखना है कि एक्सपर्ट हमारी कंपनी के बारे में क्या कहते हैं, कि इसमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। वो एक्सपर्ट्स का ओपिनियन होगा, वो इंडिपेंडेंट ओपिनियन होता है। देखिए एक्सपर्ट, इसमें एक्सपर्ट का मतलब क्या है? एक्सपर्ट इंक्लूड बैंकर, सिक्योरिटी एडवाइजर, इंजीनियर, वैल्यूअर, अकाउंटेंट, लॉयर एंड एनी अदर पर्सन whose profession gives authority to statement made by him। मिसाल के तौर पर ऑडिटर। ऑडिटर कौन है? एक्सपर्ट है। किस चीज़ में एक्सपर्ट है? वो आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को चेक करने, वो कहेगा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट ठीक है। वैल्यूअर, प्रोफेशनल वैल्यूअर, ऑस्ट्रेलिया के अंदर ये कोर्स होता है प्रोफेशनल वैल्यूअर का। अब प्रोफेशनल वैल्यूअर कौन होता है भाई? जो आपके एसेट्स की, आपकी कंपनी की वैल्यू बताएगा कि हाँ भाई ठीक है, इसकी वैल्यू इतनी होनी चाहिए। लॉयर आपको बताएगा कि भाई कंपनी के खिलाफ केस है, लेकिन कंपनी केस जीत जाएगी इंशाल्लाह, ये फैक्ट्स हैं हमारे पास। वो तमाम लोग जो अपनी अपनी फील्ड में एक्सपर्ट हैं, अगर वो कंपनी के बारे में स्टेटमेंट देंगे तो उनको एक्सपर्ट का ओपिनियन लगाना पड़ेगा साथ प्रोस्पेक्टस के साथ। ठीक है, एक्सपर्ट टू बी इंडिपेंडेंट, जैसे मैंने आपको बताया एक्सपर्ट आपके पास बिल्कुल इंडिपेंडेंट होना चाहिए, वो कंपनी का एम्प्लॉय नहीं होना चाहिए। देखिए कैसे, A prospectus shall not contain a statement purporting to be made by an expert unless the expert is a person who is not and has not been engaged or interested in the formation or promotion of or management of the company। कंपनी बनाने में, कंपनी को प्रमोट करने में, कंपनी के मैनेजमेंट में उसका किसी किस्म का कोई किरदार ना हो, टोटली इंडिपेंडेंट हो, तब हम उसको एक्सपर्ट मानेंगे ओपिनियन के लिए। कंसेंट जनाब, इसमें किसकी एक्सपर्ट की कंसेंट लेनी पड़ेगी? कंसेंट एक्सपर्ट की ये होगी कि भाई साहब मैं अपनी मर्जी से ये दे रहा हूँ, मैं बिल्कुल अनबायस्ड होकर दे रहा हूँ, जो भी रिक्वायरमेंट्स इनके मैं पूरा कर रहा हूँ। देखिए क्या कह रहा है जी, A prospectus that contains a statement purporting to made by an expert or to be based on statement made by an expert shall not be issued, circulated or published unless, तब तक ये स्टेटमेंट आपने नहीं देनी, तब तक आपने एक्सपर्ट ओपिनियन नहीं लगाना जब तक ये कंडीशन फुलफिल ना हो जाए। कौन सी? The expert has given his written consent to the issue of the prospectus with the statement in the form and context in which it is included। कि जब तक उससे आप रिटर्न में इजाजत ना लेने के भाई साहब आपका ओपिनियन लगा दें हम, कोई मसले मसाइल तो नहीं है। एंड देयर अपीयर्स इन द प्रोस्पेक्टस अ स्टेटमेंट दैट द एक्सपर्ट हैज गिवन एंड हैज नॉट विथड्रॉन हिज कंसेंट। और उसमें एक तो ये लिखे कि हाँ भाई मैं एक रिटर्न अप्रूवल दे रहा हूँ कि मेरा ये ओपिनियन है इस कंपनी के बारे में, ये कंपनी मेरे ओपिनियन को अटैच कर सकती है, और साथ ये भी लिखा होगा कि ना अपने इस ओपिनियन को मैं कभी भी विड्रॉ नहीं करूंगा। ठीक है, अपने इस ओपिनियन को कभी मैं विड्रॉ नहीं करूंगा। ये दो कंसेंट जब तक आप ले नहीं लेते रिटर्न के अंदर, तब तक आप एक्सपर्ट का ओपिनियन कंसीडर नहीं करेंगे। ओके, क्रिमिनल लायबिलिटी एंड कंपनसेशन ले भाई साहब, अगर आप किसी भी किस्म का डिफेक्टिव प्रोस्पेक्टस देते हैं, कोई झूठ बोलते हैं, कोई गलत बयानी करते हैं, तो आप ऑफेंस करेंगे, और अगर आप ऑफेंस करेंगे तो ऑफेंस के ऊपर जारी बात आपको सजा होगी। ठीक है, देखिए जनाब क्या कह रहे हैं, कोई भी बंदा ऑफेंस वो करता है, किस सिचुएशन में ऑफेंस होगा?
अगर वो कोई मिसलीडिंग, इनकरेक्ट, अनट्रू या डिसेप्टिव स्टेटमेंट देता है प्रोस्पेक्टस में, उसने कहा जनाब मेरा प्रॉफिट 50 मिलियन रुपीस है, लेकिन बाद में पता चला कि उसका प्रॉफिट नहीं, उसका रेवेन्यू 50 मिलियन रुपीस है। उसमें सारी पता कॉस्ट वगैरह माइनस होने के बाद वो हार्डली वो 1 मिलियन रह जाता है, तो गलत बयानी आ गई। इसका मतलब क्या हुआ, जिस बंदे ने कहा कि मेरा प्रॉफिट 50 मिलियन रुपीस है, गलत बयानी उसने की, उसने ऑफेंस किया, उसने जुर्म किया, ठीक है जी। और या फिर omits information or a statement from a prospectus that is required to be included in the prospectus, या फिर कोई ऐसी सच्चाई छुपाई कि जिसको प्रोस्पेक्टस का हिस्सा होना चाहिए था लेकिन उसने प्रोस्पेक्टस का हिस्सा नहीं बनाया। फॉर एग्जांपल, अगर कंपनी को पिछले 2 सालों में लॉस हुआ था और इस साल कंपनी को प्रॉफिट हुआ और कंपनी ने सिर्फ प्रॉफिट मेंशन किया, कंपनी ने अपना लॉस मेंशन नहीं किया, तो लॉ कहता है कि जनाब इस बंदे ने ऑफेंस किया, क्योंकि प्रोस्पेक्टस के अंदर आपको कंपैरेटिव फिगर्स लिखनी होती हैं कि कंपनी किस तरह से ग्रो कर रही है। अगर मुसलसल लॉस आ रहा था, अचानक से प्रॉफिट आना शुरू हो गया, इसका मतलब वो लोग इंटरेस्टेड हैं, देखना चाहते हैं कि भाई साहब ये प्रॉफिट कैसे आया, सच्चा प्रॉफिट है कि झूठा प्रॉफिट है। अगर ये दोनों काम, कौन सा, नंबर 1 कोई मिसलीडिंग स्टेटमेंट पास की जाए या कोई गलत बयानी की जाए, वो भी ऑफेंस है। नंबर 2 कि अगर कोई ऐसी चीज छुपाई जाए तो वो भी आपके पास क्या होगा, ऑफेंस होगा। ओके, इसके बाद जनाब कंपनसेशन फॉर फॉल्स। अब इसकी कंपनसेशन क्या है जनाब, इसकी कंपनसेशन यही है, एवरी ऑफिसर, इशूअर, डायरेक्टर ऑफ एन ऑफर और issuer or any person who has signed the prospectus shall be liable to pay compensation to any person who acquires any of securities in reliance upon the prospectus to which the prospectus relates and suffers loss in respect of them as a result of any incorrect, untrue or misleading statement in the prospectus, the omission from it of any matter required to be included। कहता है कि भाई आपने प्रोस्पेक्टस इशू किया, प्रोस्पेक्टस इशू जिस बंदे ने किया वो बंदा, जिस बंदे के साइन है और जिस बंदे के पास पावर थी प्रोस्पेक्टस को चेक करने की, वो तमाम लोग, अगर प्रोस्पेक्टस में कोई मिसलीडिंग की वजह से या कोई कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट की वजह से या किसी अनट्रू स्टेटमेंट की वजह से जिस बंदे ने शेयर परचेज किए और उसको नुकसान हो गया, तो वो तमाम बंदे जो प्रोस्पेक्टस के सिग्नेटरी हैं, उन तमाम बंदों के ऊपर ये कंपनसेशन होगी कि ना उस बंदे को उसका लॉस को कंपनसेट किया। मिसाल के तौर पर जैसे मैंने भी आपको बताया कि आपको अगर मुसलसल 3-4 साल से लॉस हो रहा है, 8 साल आपको प्रॉफिट आ गया, तो आपने पिछले लॉसेस के बारे में नहीं बताया, सिर्फ इस साल के प्रॉफिट के बारे में आपने बता दिया, एमए जो अचानक आपके पास प्रॉफिट आ गया, तो अब आपने, एक बंदे ने आपके शेयर परचेज कर लिए 10 लाख रुपए के और उस बंदे को नुकसान हो गया, कंपनी लॉस में चलेगी। अब लॉ कहता है कि जनाब आपको ये साबित करना था, आपको ये बताना था, चाहिए था कि आपको पिछले 2 सालों से लॉस हो रहा है, 2-3 सालों से लॉस हो रहा है, आपने नहीं बताया, इसका मतलब आपने कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट किया है। तो इस प्रोस्पेक्टस को इशू करने वाला कौन है, हमने कहा जी डायरेक्टर, फलां डायरेक्टर को बुलाएं, फलां डायरेक्टर को बुलाएं, साइन किस किस के हैं जी, फलां बंदे के, उन तमाम बंदों को बुलाएं। 8-10 बंदे आ गए, उन्होंने कहा जनाब 10 लाख रुपये भाई का नुकसान हुआ है, आप लोगों की एक चीज छुपाने की वजह से भाई का 10 लाख का नुकसान हुआ है, 10 लाख की भरपाई करो। Got it? समझा गई बात की? अच्छा जी, बल्कि इसी चीज का जरा एग्जांपल देख लेते हैं जी। स्टेफन नहीं, ये क्या है जी, सी फार्म। अच्छा, सी फार्म लिमिटेड का पता है आप लोगों को? ये बहुत बड़ी कंपनी है सी फार्म, आप लोगों ने सुना होगा नाम, केसरिया, आपने तो सुना होगा, सुना कि नहीं सुना? ये कपड़ों का ब्रांड है केसरिया के नाम से, और ब्रीजे के नाम से आपने सुना होगा, ब्रीजे, केसरिया। अब इन कपड़ों को बनाने वाली ये बेसिकली इनको टेक्सटाइल, इनको कलर वगैरह इनको देने वाली जनाब वो सी फार्म है। अच्छा, सी फार्म लिमिटेड इज इन प्रोसेस ऑफ रेजिंग मनी थ्रू इशुएंस ऑफ शेयर्स एंड इंटेंड्स टू इशू अ प्रोस्पेक्टस। बेटा ये रियल, मुझे लगता है कि ये रियल केस होगा, क्योंकि मेरा कज़न उसी कंपनी के अंदर काम करता है, बॉयलर इंजीनियर है। तो उस टाइम इसने कहा था कि एक दफ़ा मतलब कंपनी को जो है वो पैसों की ज़रूरत पड़ी, तो कंपनी इनकी ख़त्म भी हो गई थी, लाहौर का इनका जो ऑफिस था उन्होंने ख़त्म कर दिया था एक ऑफिस को, लेकिन अब उन लोगों ने दोबारा बना लिया उस ऑफिस को।
तो जो ऑफिस उन लोगों ने खत्म किया था वो उस वजह से कि कंपनी को पैसों की जरूरत थी। तो मुझे लगता है कि ये केस जेन्युइन होगा जो आपके सामने मौजूद है। सी फार्म लिमिटेड इज इन प्रोसेस ऑफ रेजिंग मनी थ्रू इशुएंस ऑफ शेयर्स एंड इंटेंड्स टू इशू अ प्रोस्पेक्टस। Advise the management as to who would be liable under the Securities Act 2015 to compensate the investors in case there is any deficiency in the prospectus and under what circumstances this liability would arise। ये जनाब दोनों आपसे पूछे कि कौन बंदे लायबल होंगे कंपनसेशन के लिए और ये कंपनसेशन की जो लायबिलिटी है ये कब अराइज होगी, तो बताइए। डायरेक्टर जिसने साइन किया है, जो सिग्नेटरी है, जो बंदे ऑफिसर थे प्रोस्पेक्टस को इशू करने के लिए, ये बंदे लायबल होंगे इन्वेस्टर्स को कंपनसेट करने के लिए। और ये कंपनसेशन कब होगी? अगर प्रोस्पेक्टस के अंदर कोई मिसलीडिंग, कोई अनट्रू स्टेटमेंट या किसी किस्म की एम्बिग्यूटी या कोई भी कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट होती है, ऐसी इंफॉर्मेशन जिसको प्रोस्पेक्टस का हिस्सा होना चाहिए था और वो प्रोस्पेक्टस का हिस्सा नहीं था, अगर इस तरह की सिचुएशन होती है तो फिर that person यानी कि जो आपके पास सिग्नेटरीज हैं they would be liable to compensate the loss of investors। Got it? यहाँ तक मसला सर? All okay? चलिए कल इसको यहीं से कंप्लीट करें।